अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वह डिस्कस कर रहे थे, और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर बेसिकली हम लोग गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज आपके सामने oogenesis या अंड जनन जो है वह टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो टॉपिक आज का अपना रहेगा अंड जनन या oogenesis। बेटा देखना, जैसा कि आप सभी जानते हैं शुक्र जनन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि शुक्राणुओं का निर्माण। तो अंड जनन का मतलब क्या होता है? अंडाणु का निर्माण। सिंपल सा अगर हम लोग इसको समझें तो अंडाणु का निर्माण जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अंड जनन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। फॉर्मेशन ऑफ एग। एग को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ओवम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो देखिएगा बेटा, अंड जनन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? oogenesis, या जिसे हम लोग अंड जनन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिएगा बेटा कि मादा में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय से अंडाणु का निर्माण जो है वह अंड जनन कहलाता है। क्या है बेटा? देखिएगा, मादा में, एक मिनट, आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा है। नहीं, ठीक है, चलिए लिखिएगा। मादा में प्राथमिक जननांग अंडाशय से अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है। देखिएगा बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ egg from primary sex organ ovary in female is called as oogenesis। क्या बोलेंगे बेटा? उसे अंड जनन कहते हैं। ठीक है, कि मादा में प्राथमिक जननांग जो होते हैं, अपन सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मादा के अंदर प्राथमिक जननांग अंडाशय होते हैं, और इन अंडाशय से अंडाणु का जो निर्माण है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अंड जनन कहते हैं। बेटा बेसिकली हम सभी जानते हैं कि अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुट्टिकाएं प्रेजेंट होती है। जिस तरीके से ओवेरी टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है, वहां पर वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी तरीके से अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिकाएं जो होती है, ग्राफियन पुट्टिकाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्थल क्या होता है बेटा? इसका साइट क्या होती है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। क्या होती है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या हिंदी में लिखते हैं बेटा इसको? ग्राफियन पुट्टिका जो होती है वहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखना बेटा, शुक्र जनन की क्रिया जो होती है वह प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। शुक्र जनन की क्रिया कब शुरू होती है? प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी के समय। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग और आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन अंड जनन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अंड जनन की क्रिया जो होती है वह
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाती है। लिखिएगा बेटा पॉइंट कि स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड कंप्लीट कब होगी? कंप्लीट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन जब होगा ना, उसी के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना बेटा कि अंडजनन की क्रिया, अंडजनन की क्रिया भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान शुरू होती है और निषेचन के समय संपूर्ण होती है या पूर्ण होती है, के समय पूर्ण होती है। बेटा शुक्र जनन जो होता है वह प्यूबर्टी के समय शुरू हो जाता है, लेकिन प्यूबर्टी के समय शुरू होता है, लेकिन अंडजनन की क्रिया जो होती है वह जब मादा भ्रूणीय अवस्था के दौरान होती है उसी समय शुरू हो जाती है। और कंप्लीट कब होगी? जब निषेचन की क्रिया होगी, उस समय जो है यह क्रिया जो है वह कंप्लीट होती है। इसी पॉइंट्स को हम लोग स्लाइड की हेल्प से रीड आउट कर लेते हैं। The process of formation of mature haploid female gamete ova or ovum or egg from diploid oogonia is called as oogenesis। देखो बेटा वहां पे हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनियम वर्ड काम में लिया था, यहाँ पे वर्ड क्या काम में लेंगे? oogoनियम। oogoनियम का प्लूरल क्या हो जाएगा? oogonia हो जाएगा। कि द्विगुणित अंडजननी से परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु या डिंब के निर्माण की क्रिया जो है उसे हम लोग अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंडजनन कहते हैं। डिप्लॉइड क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉइड होते हैं oogonia। oogonia डिप्लॉइड से, या अगर सिंगुलर की बात करें oogoनियम ले लेते हैं। oogoनियम से ओवम या एग का निर्माण जो है उसे हम लोग अंडजनन कहते हैं। oogoनियम जो होते हैं वह होते हैं बेटा आपके द्विगुणित। कैसे होते हैं? द्विगुणित। और एग जो होता है वह कैसा होता है बेटा? अगुणित होता है। सभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है वह शुक्र जनन से भिन्न होती है। जैसा कि आप लोग अभी हमने डिस्कस किया कि शुक्र जनन की क्रिया प्यूबर्टी के समय या प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, लेकिन अंडजनन की क्रिया जो होती है वह भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when million of gamete mother cells are formed within each fetal ovary। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय विकास के दौरान ही शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अंडजनन जो है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास के दौरान जो है वह शुरू हो जाता है जब प्रत्येक, कब? उस समय क्या होता है कि प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के भीतर लाखों युग्मक मात्र कोशिकाएं, या जिन्हें हम oogonia कहते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मोर oogonia अकर्स आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद किसी भी नई अंडजननी या oogonia का निर्माण नहीं होता। क्लियर चीज? देखो बेटा इसको हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे कि फिटल जो ओवरी है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मिलियन ऑफ गैमिट मदर सेल और oogoनियम आर फॉर्म्ड। लिखिएगा बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गैमीट मदर सेल या oogoनियम are formed in embryonal ovary। ठीक है, एक यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नो oogonia
no oogonia are formed आफ्टर बर्थ। ये पॉइंट आप लोग समझ में आए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस हो जाएगा। हिंदी मीडियम में लिखते हैं बेटा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बेटा क्या होता है बेटा कि युग्मक मात्र कोशिका या ऊगोनियम, मतलब जो भ्रूणीय अंडाशय है उसमें युग्मक मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लिखिएगा, भ्रूणीय अंडाशय से, भ्रूणीय अंडाशय से, अंडाशय से युग्मक मात्र कोशिका, गैमिट मदर सेल, युग्मक मात्र कोशिका, या जिसे हम लोग ऊगोनियम या हिंदी के अंदर अगर अंडजननी, हिंदी के अंदर लिखते हैं अंडजननी, अंडजननी का निर्माण। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जन्म के बाद, जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण नहीं होता है। अंडजननी का निर्माण नहीं होता, नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो उसी समय पर ऊगोनियम बनते हैं, और जन्म के बाद किसी भी तरह का एक भी ऊगोनियम जो है वह नहीं बनती। अब क्या होता है बेटा देखना, अब इसमें से कुछ ऊगोनियम जो होते हैं वह अपने आकार में बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं, और प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक का निर्माण करते हैं। सम ऊगोनियम इंक्रीज इन साइज, क्या है पॉइंट बेटा, सम ऊगोनियम इंक्रीज इन इट्स साइज एंड फॉर्म्ड प्राइमरी oocyte। इनमें से कुछ अंडजननी जो है वह अपने आकार में वृद्धि करती है, और आकार में वृद्धि के बाद यह क्या बनाती है बेटा, प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। लिखिएगा बेटा, कुछ अंडजननी, कुछ अंडजननी अपने आकार में वृद्धि कर, अपने आकार में वृद्धि कर प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte या जिसे हम लोग प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। और बेटा देखना, यहां पर किसी भी तरह का अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, तो इसका प्लॉइडी लेवल हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी oocyte जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं। प्राथमिक अंडक कैसे होते हैं बेटा, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इन प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है, इन प्राइमरी या प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम शुरू तो होगा, लेकिन वह मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर आकर पॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉज। मियोसिस स्टार्ट्स बट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियोसिस स्टार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मियोसिस स्टार्ट्स but pause at diplotin stage of prophase first of meiosis first। मतलब क्या हुआ बेटा कि इन प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन
डिप्लोटीन अवस्था में आकर रुक जाता है। लिख लीजिएगा बेटा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन, इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम की डिप्लोटीन अवस्था में आकर रुक जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक वापस डिस्कस कर लो कि देखो बेटा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या होता है कि गैमीट मदर सेल या ऊगोनियम बनते हैं और जन्म के बाद किसी भी प्रकार के ऊगोनियम का निर्माण नहीं होता है। फिर क्या होगा, फिर इनमें से कुछ ऊगोनियम अपने आकार में बढ़ोतरी करते हैं और प्राथमिक अंडक का निर्माण करते हैं। यह प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम शुरू होता है, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज पर आकर रुक जाता है। इसको हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, ऊगोनिया स्टार्ट डिवीजन। ऊगोनियम में क्या होता है बेटा, डिवीजन शुरू होता है एंड इट एंटर्स इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अंडजननी विभाजन शुरू करते हैं और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करती है और उस अवस्था में अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है। अस्थायी रूप से क्या हो जाती है बेटा, अवरुद्ध हो जाती है, जिन्हें हम लोग अब क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी oocyte कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब देखना जो प्राइमरी oocyte है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखना बेटा, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत बनती है। अब ये जो संरचना बनेगी उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, प्राथमिक पुट्टक कहेंगे। क्या हुआ बेटा कि जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स बनती है। अब जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। लिखिएगा बेटा कि ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय, लिखिएगा, ईच प्राइमरी oocyte is surrounded by layer of granulosa cell. Now it is called as प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राथमिक अंडक के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत का निर्माण होता है। अब यह संरचना प्राथमिक पुट्टक कहलाती है। क्या होगा बेटा, लिखिएगा, प्राथमिक अंडक के चारों ओर, अंडक के चारों ओर और ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत बन जाती है, इसे अब प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। ठीक है, इस प्राथमिक पुट्टक के अंदर ही, इस प्राथमिक पुट्टक के अंदर क्या पड़ा है बेटा, इस प्राथमिक पुट्टक के अंदर प्राथमिक अंडक जो है वह उपस्थित है। क्लियर है कहानी यहां पर? ठीक है, देखिएगा बेटा किस तरीके से कि क्या हुआ कि ये अंदर की तरफ क्या पड़ा है बेटा, प्राइमरी oocyte पड़ा है। ये क्या बेटा है बेटा, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा प्राथमिक अंडक कहते हैं। अब इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ ये जो है, इस एक
ये क्या है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स है। क्या है बेटा, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स है बेटा। अब हुआ क्या देखना, ग्रेनुलोसा सेल्स है, इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वह परत का निर्माण करती है। अब इस संरचना को, इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुटक जो है हम लोग इसे कहेंगे। ठीक है बेटा, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। इसके पश्चात क्या हुआ, प्रत्येक प्राथमिक अंडक ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिर जाता है जिसे हम लोग प्राथमिक पुटक कहते हैं। अब देखो बेटा, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक, यौवन आरंभ तक कई सारी प्राथमिक पुटक जो है वह नष्ट हो जाती है और प्यूबर्टी के समय प्रत्येक अंडाशय के अंदर केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक जो है वह शेष रहते हैं। लिखिएगा पॉइंट को बेटा कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजनरेट्स। लिखिएगा पॉइंट को, सॉरी हाँ चलो नीचे है कोई दिक्कत नहीं। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी follicles are degenerates from birth to puberty, birth to puberty. Only 60,000 to 80,000 primary follicles are remains in each ovary। हर एक अंडाशय के अंदर केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक जो है वह शेष रहते हैं। क्या है हिंदी में बेटा, जन्म से यौवनारंभ तक, आरंभ तक प्राथमिक पुटक विघटित होते रहते हैं। प्राथमिक पुटक विघटित होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं और केवल और यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक शेष रहते हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा, शेष रहते हैं। एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको अब यहां से पढ़ लीजिए बेटा। क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग दी फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। Only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। जन्म से लेकर यौवनारंभ तक, जब जन्म होता है वहां से लेकर यौवनारंभ तक कई सारी प्राथमिक पुटक जो है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए यौवनारंभ के समय केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक प्रत्येक अंडाशय में शेष रहते हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये जो प्राथमिक पुटक है, जो 60,000 से 80,000 जो बच गई, उनके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स की परत जो है वह बनती है। प्राथमिक अंडक तो अंदर पड़ा ही है, लेकिन अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके चारों तरफ और जो है ग्रेनुलोसा सेल्स की जो है परतों का निर्माण होता है। अब जो संरचना है इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल ना कहकर क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय
more layer of granulosa cells. लिखिएगा primary follicles get surrounded by layers of granulosa cells, and now it is called as सेकेंडरी फॉलिकल. इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल जो है वह कहते हैं. क्या हुआ बेटा कि प्राथमिक पुटक के चारों तरफ, प्राथमिक पुटक के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की और परतों का निर्माण हो जाता है, और परतों का निर्माण होता है, जिसे अब द्वितीयक पुटक कहते हैं. क्या कहेंगे बेटा? द्वितीयक पुटक कहते हैं. क्लियर है कहानी बेटा कि प्राथमिक अंडक तो अंदर पड़ा ही है, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स बनी, स्ट्रक्चर बन गई प्राइमरी फॉलिकल. अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद उसके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स की परत बनती है. अब इस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल. देखिएगा बेटा क्या हुआ कि ये पड़ा आपके प्राथमिक अंडक. ठीक है बेटा, ये क्या पड़ा बेटा? प्राइमरी oocyte पड़ा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राथमिक अंडक पड़ा. अब इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ और क्या बनती है बेटा? सेल्स की लेयर्स बनती है. ये क्या है बेटा? लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स. ठीक है, अब ये जो संरचना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है, अब एक इसी जगह पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके चारों तरफ जो है, इसके बाद में क्या होता है बेटा कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक द्रव से भरी हुई कैविटी या गुहा बन जाती है, जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं. ठीक है, एंट्रम कहते हैं. इससे पहले इसके चारों तरफ एक बाहर की तरफ एक परत बनती है, जिसे हम लोग न्यूथिका नाम से जानते हैं. ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखना बेटा कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक द्रव से भरी हुई गुहा का निर्माण होता है. उस गुहा को हम लोग गह्वर या एंट्रम कहते हैं. और ये जो थीका है वह दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है. बाहर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को बोलते हैं थीका इंटरना. क्या हुआ बेटा? देखना कि द सेकेंडरी फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्सरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. लिखिएगा बेटा कि द सेकेंडरी फॉलिकल is transformed in tertiary follicle, which is characterized by fluid filled cavity called as एंट्रम. क्या बोलेंगे उसको? एंट्रम कहते हैं. मतलब द्वितीयक पुटक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं. तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं. द्रव से भरी हुई गह्वर गुहा तृतीयक पुटक का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है. लिख लीजिएगा, द्रव से भरी हुई
द्रव से भरी हुई गहवर, एंट्रम को हिंदी में बोलते हैं बेटा गहवर, गहवर गुहा की उपस्थिति, गहवर गुहा की उपस्थिति तृतीयक पुटक का अभिलाक्षणिक लक्षण है, अभिलाक्षणिक लक्षण है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बन गई बेटा, गुहा बन गई। और जो थीका बनी थी ना, वह थीका दो परतों के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। थीका ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू लेयर, आउटर इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना एंड इनर इज कॉल्ड एज थीका इंटरना। ये भी लिख लीजिएगा यहां पर कि द थीका इज organized into two layers। आउटर को हम लोगों ने बोल दिया थीका एक्सटर्ना, और इनर को हम लोगों ने बोल दिया बेटा थीका इंटरना। मतलब क्या हुआ अब यहां पर कि जो थीका है, थीका को हिंदी के अंदर प्रावरक बोलते हैं, प्रावरक। ठीक है, प्रावरक जो है, प्रावरक दो परतों में व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। बाह्य परत को बोलेंगे हम लोग, बाह्य परत का हिंदी में नाम है थीका एक्सटर्नल, को हिंदी को बोलते हैं बाह्य प्रावरक, बाह्य प्रावरक। और आंतरिक परत को बोलते हैं, आंतरिक परत को बोलते हैं आंतरिक प्रावरक। ठीक है बेटा, देखो ठीक है, इसको हम लोग स्लाइड से देखते हैं बेटा। क्या हुआ बेटा कि ये थी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक द्रव से भरी हुई गुहा बन गई, इस गुहा को बोलते हैं गह्वर। क्या बोलते हैं, गह्वर। यह टर्शरी फॉलिकल का अभिलाक्षणिक लक्षण है। और यहां पर देखो ये जो थीका था ना, ये देखो इसको मैंने बड़ा करके दिखाया, ये है इनर थीका, ये है इनर थीका, और ये वाला जो है बाहर का है आउटर थीका। ठीक है, आउटर थीका। तो ये जो थीका था वह दो परतों के अंदर विभेदित हो जाता है, बाहर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को बोलते हैं थीका इंटरना। ये जो है इसे हम लोग को क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। यहां पर ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये जो है oocyte है, ये यहाँ से हटा दो बेटी, ये कुछ काम का नहीं है आपके। ठीक है, oocyte है, प्राइमरी oocyte तो अंदर पड़ा ही है, उसके चारों तरफ ये जो है सब चीजें हो रही है। देखिएगा बेटा कि द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टर्सरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, कि द्वितीयक पुटक शीघ्र ही तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी विशेषता एक तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा होती है, जिसे एंट्रम या गह्वर कहते हैं। लिख लिया बेटा आपने हिंदी में, यहां पर गह्वर कहते हैं। और जो थीका है, थीका इज दो परतों में डिवाइड हो जाता है, एक आंतरिक प्रावरक और एक बाह्य प्रावरक में व्यवस्थित हो जाता है। अब देखो बेटा, इस समय जब तृतीयक फॉलिकल के अंदर प्राथमिक अंडक उपस्थित होता है, वह अपने आकार में बढ़ोतरी करता है और उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट जो है वह कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये जो ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राथमिक अंडक पड़ा है ना, यह प्राथमिक अंडक जो है वह उसके अंदर जो डिप्लोटिन स्टेज के दौरान रुक गया था। कब? भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। वह क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को, मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और छोटी कोशिका को बोलेंगे प्रथम ध्रुवीय काय। क्या हुआ देखना बेटा कि लिखिएगा, एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीटेड। लिखिएगा एट दिस स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हमने समझा है। देखना बेटा, एट दिस स्टेज
प्राइमरी oocyte इन प्राइमरी oocyte जो कैसा था, जो था द्विगुणित oocyte इन टर्सरी फॉलिकल, इन टर्सरी फॉलिकल completes meiosis first and forms two cells, one large cell is called secondary oocyte and one small cell first polar body. अब क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है कंप्लीट हुआ है, तो मुझे बताइए इस ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अगुणित, ये भी क्या हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, अगुणिता और द्विगुणिता का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। इस अवस्था में लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले, इस अवस्था में तृतीयक पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका को क्या बोल दिया हमने, बड़ी कोशिका को बोल दिया द्वितीयक सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, द्वितीयक अंडक कैसी होगी बेटा, अगुणित होगी। और जो छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका को बोल दिया हमने प्रथम ध्रुवीय काय, और ये भी कैसी होती है बेटा, अगुणित होती है। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा, इसको यहां से पढ़ लेते हैं बेटा पहले कि एट दिस स्टेज ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, एक बड़ी कोशिका बनेगी, एक छोटी कोशिका। इस बड़ी कोशिका को हमने क्या बोल दिया बेटा, सेकेंडरी oocyte, और ये पड़ी छोटी, इसको क्या बोल दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। कि एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte, जस्ट एक मिनट, कि एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन दी टर्सरी फॉलिकल, जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है वह आकार में बढ़ोतरी करता है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वह कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट वाला। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इस स्तर पर तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक जो है वह आकार में बढ़ता है और अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है। यह एक असमान विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी अगुणित द्वितीयक अंडक और एक छोटी प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। अब देखो बेटा क्या होगा कि ये जो द्वितीयक अंडक है यह प्राथमिक अंडक के पोषक तत्वों से भरपूर अधिकांश कोशिका द्रव्य को अपने अंदर बनाए रखता है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte के अंदर जो कोशिका द्रव्य पोषक पदार्थों से भरा हुआ था वह का वह किस में रहता है बेटा, सेकेंडरी oocyte के अंदर रहता है। अब देखना बेटा इस समय क्या होता है कि इस समय तक जो टर्सरी फॉलिकल जो है वह
मैच्योर हो जाती है और मैच्योर होकर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। कि जो द्वितीयक अंडक तो अंदर बना, बाहर की तरफ पूरी संरचना क्या है बेटा, पूरी संरचना है वह टर्सरी फॉलिकल है। कि टर्सरी फॉलिकल नाउ कन्वर्ट इनटू द मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। उस समय उसके चारों तरफ एक नई सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक नई परत बनती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। लिखिएगा, नाउ टर्सरी फॉलिकल converts into graphian follicle और मैच्योर फॉलिकल। क्या हुआ बेटा कि इस समय अब तृतीयक पुटक, परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या होता है बेटा इस समय कि इस समय जो सेकेंडरी oocyte है उस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक नई झिल्ली बनती है जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा नाम से जानते हैं। कि द सेकेंडरी oocyte is covered by a new membrane called as zona पेल्यूसिडा। मतलब क्या हुआ बेटा कि द्वितीयक अंडक के चारों तरफ, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक नई झिल्ली का निर्माण होता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा लेंथी है, बाकी बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है एक एक पॉइंट को बेटा। देखिएगा बेटा क्या हुआ, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जो है जो मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखो बेटा ये रहा ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा क्या है ग्राफियन फॉलिकल। क्या हुआ इसमें कि इसके अंदर एंट्रम था, वो की बात है। सेकेंडरी oocyte है ही अंदर, सेकेंडरी oocyte पड़ा है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जोना पेलुसिडा, इस समय क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, ये देखना बेटा सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आपको एक जो है एक नई मेम्ब्रेन बनी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, दिस वन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जोना पेलुसिडा कहते हैं। यह ट्रांसपेरेंट होती है, ये भी ध्यान रखना बेटा। कैसी होती है बेटा, पारदर्शी अंडावरण, हिंदी में बोलते हैं इसको अंडावरण, ठीक है। ये पारदर्शी होती है। कैसी होती है बेटा, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। कैसी होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट। जोना पेल्यूसिडा ये बन जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके बाद यह ग्राफियन पुट्टिका जो है, मैच्योर ग्राफियन पुट्टिका या जो परिपक्व पुट्टिका जो है वह फट जाती है और यहां से सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी पोलर बॉडी का रिलीज होता है। अंड के रिलीज की क्रिया को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा पॉइंट कि नाउ ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल रप्चर्ड, नाउ ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल
मैच्योर फॉलिकल इज रप्चर्ड, फट जाती है, विच कॉजेज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जिसे हम लोग एग या ओवम कहते हैं, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, देखना बेटा क्या हुआ बेटा, नाउ हिंदी में लिखना है। अब परिपक्व पुटिका या ग्राफियन पुटिका फट जाती है, जिससे यह बेटा क्रिया कब होती है पता है, यह निषेचन के समय होती है। निषेचन के दौरान शुक्राणु के जो सेंट्रियोल है वह आते हैं, अब निषेचन के समय पढ़ेंगे हम लोग, वह आते हैं और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, उस समय की यह क्रिया है। ठीक है, उतना हम लोग उस समय निषेचन जब पढ़ेंगे उसको उस समय डिस्कस करेंगे। पुट्टिका फट जाती है जिससे द्वितीयक अंडक या हम लोग अंड कहेंगे या अंडाणु कहेंगे, अंडाणु व द्वितीय ध्रुवीय काय का स्त्रवण होता है। द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण तो नहीं कहेंगे, की मुक्ति होती है। ठीक है बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, बोली रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte या एग या ओवम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन जो है वह बोलते हैं। यह एग जो होता है वह एप्लॉइड होता है और पोलर बॉडी भी क्या हो जाएगी, एप्लॉइड हो जाएगी। द्वितीयक ध्रुवीय काय भी अगुणित होती है, एग जो होता है वह अगुणित होता है। यही है बेटा देखना कि यह थी ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका फट गई तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वह बाहर की तरफ आ गया, रिलीज सेकेंडरी oocyte। और जोना पेलुसिडा तो उसके चारों तरफ पड़ा ही है। ठीक है, कि नाउ द ग्राफियन follicle now ruptured to release the secondary oocyte from the ovary by a process called ovulation। अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अंडोत्सर्ग जो है वह क्रिया इसे कहा जाता है। अब देखो बेटा क्या हुआ, देखो ये पूरा का पूरा जो है अंड जनन का चार्ट जो है एनसीईआरटी ने जो बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ऊगोनियम के अंदर कई सारे मल्टीप्लिकेशन फेज आती है, वो की वो बात कि जो ऊगोनियम के अंदर कई सारा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कई सारे ऊगोनियम जो है वो बनते हैं। इसको हम लोग वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। एनसीईआरटी ने इतना कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए वो की वो बात है, समझना है कि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर माइटोसिस होता है, ऊगोनियम के अंदर मल्टीपल ऊगोनिया आर फॉर्म्ड। नाउ सेकंड फेज होती है बेटा ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था, इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था और ये है वृद्धि प्रावस्था। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणन प्रावस्था। और गुणन प्रावस्था के बाद क्या आती है बेटा, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या होगा बेटा कि ऊगोनियम आकार में बढ़ोतरी करते हैं और नाउ दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। यहां तक की जो क्रिया है वह कब होती है बेटा, यहां तक की क्रिया फिटल लाइफ के अंदर होती है, फिटल ओवेरी के अंदर होती है, जब मादा जो है वह अपने भ्रूणीय अवस्था के दौरान होती है। अब इस समय प्राइमरी oocyte को लेकर जो है वह जन्म होता है। ठीक है, यहां पर मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अरेस्टेड एज डिप्लोटीन स्टेज। ये पॉइंट भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया। बर्थ हो गई, अब बर्थ से लेकर एडल्ट अवस्था तक कई सारे प्राइमरी oocyte जो है वह नष्ट, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। हर एक अंडाशय के अंदर केवल 60,000 से 80,000 जो है वह प्राथमिक पुटक शेष रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्यूबर्टी के समय मियोसिस फर्स्ट
डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब जैसे ही यहां से ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद अभी तक इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन हुआ, एग का रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte बन गया। इस समय जो है निषेचन अगर होता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, ऊटिड ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर है कहानी? देखिएगा बेटा, ये है पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। ये आपको एक ओवेरी का डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स है, एक एक चीज देख लेते हैं हम लोग। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल ये सब जो है डेवलपिंग फॉलिकल से, डेवलपिंग फॉलिकल है। एंड के अंदर इसके चारों तरफ ये जो दिख रही है आपको ग्रेनुलोसा सेल्स की परतें दिख रही है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक टर्सरी फॉलिकल बन गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, ये एक एंट्रम नामक गुआ जो है वह प्रेजेंट होती है। अब जो है इसे हम लोग नाउ इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और एग को रिलीज करती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब जो पीछे जो बचा रप्चर्ड फॉलिकल है, नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे चलकर क्या बनाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है। क्लियर है यहां तक कहानी? कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से देख लीजिएगा डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, उसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवेरी इन अ मंथ। एक मादा के ह्यूमन के अंदर एक अंडाशय से एक महीने में कितने अंडाणु जो है वह रिलीज होते हैं। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक यू हैव बीन रिलीज इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल? क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि एक मदर जो है जिसने आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म दिया है, आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म दिया है, उसने कितने अंडाणु बनाए होंगे? बेटा देखना, एग अगर मादा की बात करें तो मादाएं जो होती है वह दो प्रकार की हो सकती है। अगर मादा जो है एक ही अंडे का निर्माण करती है एक महीने में तो उसको बोलते हैं मोनो ओव्यूलेटरी फीमेल, और एक से ज्यादा अंडाणुओं का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं पॉली ओव्यूलेटरी फीमेल। लिखिएगा बेटा इस पॉइंट को, पहले इस पॉइंट को समझिएगा कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल बेसिकली दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है मोनो ओव्यूलेटरी और एक होती है पॉली ओव्यूलेटरी। एक तो क्या होगी बेटा, मोनो ओव्यूलेटरी, मोनो ओव्यूलेटरी, और एक होती है बेटा पॉली ओव्यूलेटरी। मोनो ओव्यूलेटरी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ वन एग एट ए टाइम, फॉर्मेशन ऑफ वन एग एट ए टाइम। और पॉलीओवेटरी का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एग, कई सारे। जैसे आप लोग बिच के अंदर, कुत्ती के अंदर देखते हैं, कुत्ती के अंदर कई सारे फीमेल डॉग जो है उसे हम लोग बिच कहते हैं, उसके अंदर कई सारे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है पिल्ले पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वह पॉली ओव्यूलेटरी होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि वन एग इज रिलीज बाय ह्यूमन एवरी इन अ मंथ। आइडेंटिकल ट्विंस, एक ही एग बनेगा। ठीक है, एक समय में एक ही एग, मोनो ओव्यूलेटरी होती है। ह्यूमन क्या है बेटा, ह्यूमन जो फीमेल होती है, ह्यूमन फीमेल जो होती है वह मोनो ओव्यूलेटरी होती है। कैसी होती है बेटा, मोनो ओव्यूलेटरी। एक समय के अंदर एक ही अंडे का निर्माण होता है। आगे क्या कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि एक आइडेंटिकल ट्विंस जो बने उस समय कितने अंडाणुओं का निर्माण होगा? आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं बेटा कि द ट्विंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इज स्प्लिट इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट्स। एक्चुअली इस समय भी एक ही अंडा बना है और उसका फर्टिलाइजेशन भी एक ही शुक्राणु से हुआ है, लेकिन जब जायगोट बना तो जायगोट के अंदर डिवीजन हो गया है, जिसकी वजह से इक्वल पार्ट जो है वह बन जाते हैं। कि क्या कह रहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट्स। एक फर्टिलाइज्ड जो एग है वह दो जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्ट्स के अंदर जो है वह डिवाइड्स हो गया है। द ट्विंस शेयर द सेम डीएनए सेट्स। ऐसे ट्विंस
उनके अंदर डीएनए का सेट सेम होगा, दस दे मे शेयर मेनी सिमिलर एट्रीब्यूट्स। उनका डीएनए अगर सेम है तो उनके अंदर कई सारे कैरेक्टर, ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स आर सिमिलर। हाउएवर सिंस फिजिकल अपीयरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर नॉट जस्ट जेनेटिक्स, आइडेंटिकल ट्विंस कैन एक्चुअली लुक वेरी डिफरेंट। जे अपन सब जानते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। जैसे अगर कोई बहुत ही गोरा आदमी है, बहुत ही जिसका रंग बहुत ही साफ है, उसे अगर गर्मी के इलाके के अंदर छोड़ दिया जाए तो वह काला पड़ जाएगा, और काला आदमी है उसे बहुत ही ठंडे इलाके में छोड़ दिया जाए तो वह गोरा पड़ जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि सिंस फिजिकल अपीयरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर इट इज नॉट क्लियर दैट कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल ही एक जैसे दिखें। आइडेंटिकल ट्विंस है, एक को यहीं रख दो, अमेरिका के अंदर रख दो, इंडिया के अंदर रख दो, जो ठंडी कंट्रीज है, इंडिया तो ठंडी नहीं है लेकिन अमेरिका के अंदर रख दो, और एक को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक को ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के अंदर रख दो, एक को अफ्रीका के अंदर लेके चले जाओ, तो उनके अंदर भी डिसिमिलरिटीज पैदा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, these twins are formed when two fertilized eggs, these twins are when two fertilized eggs are formed, these twins अच्छा ये आगे would you if the ये आपको हटा दें, these twins are formed when two fertilized eggs are formed, ये बेटा अलग है। identical twins what do you answer change if the twins born were fraternal। ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विंस भी होते हैं बेटा, बॉर्न वर फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है कि ऐसे ट्विंस जिनका निर्माण जो है दो फर्टिलाइज एग से होता है। द ट्विंस से द डिफरेंट डीएनए सेट दे सेड फ्रेटर्नल, एक दूसरी ट्विंस है आइडेंटिकल ट्विंस, और ये है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का जो फॉर्मेशन होता है दो फर्टिलाइज एग से होता है, इनके अंदर अलग अलग डीएनए सेट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। फिर देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी ने दे रखा है, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। अभी हमने बताया कि जो फीमेल डॉग होती है, फीमेल डॉग पॉली ओव्यूलेटरी होती है, उसमें एक समय में एक से ज़्यादा अंडों का निर्माण होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो है बहुत सारी पपीज जो है वह उनका बर्थ होता है। सिंस डॉग हैव मल्टीपल बर्थ several eggs mature and are released at the same time. If fertilized, the egg will implant on the uterine wall. Dog bear their litters roughly 9 weeks after fertilization. Although the length of the gestation can vary from 56 to 72 days, an average litter consists of about 6 puppies, though this number may vary widely based on the breed of dog. On the basis 6 eggs were released by the ovary. यहाँ पे लिख लो भली, फीमेल डॉग जो होती है, फीमेल डॉग जो होती है वह पॉली ओव्यूलेटरी होती है, पॉली ओव्यूलेटरी होती है। क्लियर है कहानी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बेटा, फिर देखना बेटा ये आपको कुछ डिफरेंसेस बताए हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। बिल्कुल क्लियर है बेटा, शुक्राणु का निर्माण को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि प्रोडक्शन ऑफ एग या अंडाणु के निर्माण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं बेटा? अंडाणु के निर्माण को हम लोग oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है नर के टेस्टिस के अंदर होता है, अकर्स इन टेस्टिस ऑफ मेल, अकर्स इन ओवेरीज ऑफ फीमेल, जबकि अंडजनन की क्रिया जो होती है वह फीमेल के अंडाशय के अंदर जो है वह संपन्न होती है। नेक्स्ट देखना बेटा, ऑल स्टेजेस आर कंप्लीटेड इन टेस्टिस। शुक्र जनन की सभी क्रियाएं जो है वह वर्षण के अंदर संपन्न होती है, लेकिन oogenesis के अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द मेजर पार्ट अकर इनसाइड द ओवरी, लास्ट फ्यू स्टेज अकर्स इन द ओविडक्ट। कुछ जो मुख्य भाग जो है वह तो कहां होता है, वह बेटा अंडाशय के अंदर होता है, लेकिन कुछ अंतिम कुछ अवस्थाएं जो होती है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होती है। शुक्र जनन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली क्रिया है, जबकि अंड जनन जो होता है आपको पता ही हो, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज के समय रुक जाता है, इसलिए यह क्या है, कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। शुक्र जनन के द्वारा एक गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है, प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट्स। यहां पर क्या होता है बेटा? नॉन मोटाइल अगतिशील अंडाणु का निर्माण होता है। इक्वल साइटोकाइनेसिस अकर, जिसकी वजह से 4 स्पर्म्स बनते हैं। इक्वल कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसकी वजह से 4 शुक्राणु बनते हैं। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस अकर्स प्रोड्यूसिंग 1 लार्ज ओम एंड स्मॉल पोलर बॉडीज बनती है। और भी लिख लो, यह कंटिन्यूस टिल ओल्ड एज, ये भी लिख लो बेटा,
कंटिन्यूस टिल ओल्ड एज, और कुछ पॉइंट्स जो है कंटिन्यूस टिल ओल्ड एज, या स्टॉप्स एट 50 ईयर्स, 50 साल में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और देखना बेटा, और अगर देखें स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी, स्टार्ट्स आफ्टर और ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय होता है, और ये कब होता है, स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है वह शुरू हो जाता है। और पॉइंट देख लेते हैं बेटा, ठीक है, और कोई अगर रह गया हो तो ठीक है, ये तो हो गया। Meiosis is fully completed before the sperms are released. Meiosis is incompleted until fertilization. ये लिख लीजिएगा भली, meiosis is fully completed. Meiosis is fully completed. Meiosis is fully completed before the sperms are released. Before the स्पर्म्स आर रिलीज। लेकिन oogenesis में बेटा ऐसा नहीं होता है। oogenesis के अंदर क्या होता है, मियोसिस इज इनकम्प्लीट अंटिल फर्टिलाइजेशन। ये लिख लीजिएगा, मियोसिस इज इनकम्प्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक मियोसिस जो है वह कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। स्पर्म जो है स्मॉल इन साइज होते हैं, रेगुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएच। ये एक पॉइंट लिख लो यहीं पे भली, रेगुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएच, और ये जो है बाय एफएसएच एंड बेसिकली मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो ये जो है शुक्र जनन और अंड जनन के अंदर डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब आई थिंक कुछ सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आर, कि वन प्राइमरी स्पर्म गिव राइज टू 4 स्पर्मेटोजोआ। ये हमने आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब बेटा कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको शुक्र जनन के भी क्वेश्चन इसी के अंदर मिलेंगे और अंड जनन के क्वेश्चन भी मैं आपको यहां पर लेके आया हूं। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर स्पर्मेटिड टू अ स्पर्मेटोजून इज कॉल्ड। गोलाकार स्पर्मेटिड के शुक्राणु में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है। क्या कह रहा है बेटा कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म के निर्माण की क्रिया जो है वह क्या कहलाती है। बताइए बेटा क्या कहलाती है। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन या मैचुरेशन। तो हम सभी जानते हैं कि स्पर्मिएशन तो अलग प्रोसेस है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे नहीं सोचना है। स्पर्मियोजेनेसिस जो है वह आपका आंसर जो है फर्स्ट चला जाएगा। क्लियर है, देख लीजिएगा बेटा क्या कह रहा है कि स्पर्मेटिड से क्या हुआ बेटा, शुक्राणु का निर्माण हुआ। स्पर्मेटिड से क्या बना बेटा, स्पर्मेटोजून, या इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। इसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्वेश्चन किया भी था, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 बनते हैं। क्लियर है। ये आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन। एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है बेटा, बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। किससे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, एक विशेष एंजाइम भरा होता है जिसको बोलते हैं हाइएलुरोनिडेज। ये हाइएलुरोनिडेज क्या करेगा बेटा, यह एंजाइम जो है वह एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है। डिसॉल्व किसको करेगा बेटा, डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन
और किस में हेल्प करेगा बेटा, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ये पूछ रहा है कि सर आप ये बताइए कि एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है, हेड रीजन पर होता है। किस रीजन पर होता है बेटा, हेड रीजन के ऊपर होता है, सिर जो क्षेत्र होता है वहां पर एक्रोसोम का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा, एक्रोसोम के अंदर, हेड के अंदर एक्रोसोम बनते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज, देखना शुक्राणु के मध्य खंड के अंदर कई सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिकाएं देखने को मिलेगी। यह सूत्र कणिकाएं क्या करेगी, रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी या ऊर्जा का निर्माण करेगी। यह पूंछ को गतिशीलता प्रदान, पूंछ में गति आएगी जिसकी वजह से शुक्राणुओं को क्या मिलेगा, गतिशीलता प्रदान होती है। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टॉयल, पूंछ की गति के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना। फॉर द स्पर्म मैचुरेशन, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता है। फॉर एक्सियल, नहीं बेटा। टू कंटेन, नहीं ये नहीं है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया बेटा, सर्पिल अवस्था में होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, ये पहला ही क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन अभी किया, स्पर्मेटिड आर चेंज इनटू दी स्पर्म्स, ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा ही है अभी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ड्यूरिंग oogenesis द स्मॉल स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम एग इज, अंड जनन, अंड जनन, ठीक है, अंड जनन के दौरान अंड से अलग होने वाली छोटी संरचना क्या कहलाती है बेटा, उन्हीं छोटी संरचनाओं को हम लोग ध्रुवीय पिंड कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी जो है वह बनती है। क्लियर, क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक अलग ही चैप्टर खत्म होने के बाद, बहुत सारे, लगभग मैं आपको 300 से 400 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 oogonia yield 10 प्राइमरी oocyte, देन हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस बाय कंप्लीटेशन ऑफ oogenesis। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोचिए क्या कह रहा है, 10 oogonia 10 प्राइमरी oocyte देते तो अंडजन पूरा होने में कितने अंडाणु या ओवा बनेंगे। 10 oogonia yield 10 प्राइमरी oocyte, बताइए आप लोग बताओ। अरे सॉरी, मैं आगे कहाँ चला गया, यहाँ पे करना है। मुझे बताइए बेटा, एक oocyte या एक प्राइमरी oogoनियम से, एक oogoनियम से एक ही एग बनता है। चलो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, भले हटा दो इसको, 43 वाला हटा दो, लिखने की जरूरत क्या, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वो वाली बात है नहीं कि एक प्राइमरी oocyte से क्या होता है बेटा। एक प्राइमरी oocyte से हम लोग सब जानते हैं कि एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से एक बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए 10 जो है वह आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है बेटा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, आर्तव चक्र है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ आप लोग MCQs भी करते रहिए, हालांकि मैं बहुत सारे MCQs आपको कराऊंगा, फिर भी आपका भी एक मोरल ड्यूटीज़ बनती है कि आप लोग अच्छे तरीके से मैटर को पढ़ते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएं तो बेटा आपके थोड़ी सी आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। नोट्स आपको बताइए है बेटा, 2 तरीके से नोट्स बनाने, एक तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। मेन नोट्स तो यूँ नहीं है कि पिक्चर देखने के लिए जैसे बैठते हैं ना बेटा, उस तरीके से आपको नहीं बैठना है। अच्छे तरीके से पेन, पेंसिल, रजिस्टर वगैरह सब लेके के बैठना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग लेके बैठना, बढ़िया मस्त पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।